नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवानी। आप सबने कल दिवाली बनाई होगी। अपने इलाके में अंग महाजनपद में तो चलिए कोई इस तरह का प्रतिबंध नहीं है, रोक टोक नहीं है। लेकिन दिल्ली जैसे महानगरों में दिवाली जश्न से ज्यादा चिंता का विषय भी बन जाता है, क्योंकि सरकार से लेकर जनता तक चिंता करती है कि दिवाली के अगले दिन क्या होगा। क्योंकि यहाँ पे प्रदूषण का इतना खौफ रहता है और खौफ होना लाजमी भी है, क्योंकि आपका जीवन जो है वो प्रभावित करता है। कई तरह की समस्याएं होती, किसी कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। तो इसी मसले पर इसी पर चर्चा करने के लिए कि आखिर प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कानून है और उस नियम का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपको क्या सजा हो सकती है। इस बात की जानकारी के लिए हम आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी से। उमेश जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। मुझे आज दिवाली के अगले दिन, जैसा कि दिल्ली में यहाँ पे बहुत चर्चा का विषय होता है कि प्रदूषण कितना रहा, प्रदूषण के कारण जो है, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट सरकार के तरफ से नियम कानून भी बनाए गए कैसे प्रदूषण को रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट समय दर समय उसकी कोर्ट्स के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग भी की जाती है कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी चूंकि ये मामला कल ही दिवाली बीता, तो हम आपसे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण के एक तो नियम क्या है, कि किसको रोकने के लिए सरकार के द्वारा क्या नियम बनाए गए, और उन नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर क्या सजा का प्रावधान है। देखिए, सबसे पहले तो समझना ये होगा कि पॉल्यूशन एक लोकल फेनोमेना नहीं है। जैसे अगर हम दिल्ली की हवा को अगर किसी कारणवश खराब करते हैं, तो वो उत्तर प्रदेश भी जाएगी, राजस्थान भी जाएगी, वहाँ से आगे वो बिहार भी जाएगी, वहाँ से आगे बंगाल भी जाएगी, तो टोटल उसके आगे दूसरे देश भी जाएगी, तीसरे देश भी जाएगी और हर कंट्री अगर ऐसे-ऐसे करेगा, तो एयर, वाटर 2 पॉल्यूशन ऐसे हैं जो ग्लोबल हो जाते हैं। इसके अलावा भी और भी हैं बहुत सारे इश्यूज़ पॉल्यूशन को लेकर। तो जी। पूरे विश्व के देशों ने बैठकर इस पर बहुत पहले विचार-विमर्श किया, फिर बोला कि हर देश को अपने देश में पर्यावरण के संरक्षण का कानून बनाना चाहिए। तो 1986 में भारत में भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट बना। उसके बाद जैसे हम जी। देख रहे हैं कि धीरे-धीरे ये अब इसको लेके अथॉरिटीज़ बनी, बोर्ड्स बने, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बने, कमिटीज़ बनी, बहुत सारी चीज़ें सरकार ने धीरे-धीरे जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते गए और जी। जैसे-जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती गई, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ती गई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बढ़ते गए, अर्बन एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, तो पॉल्यूशन उभर के आया, इमर्ज करके आया। जैसे क्या होता है कि ज़्यादातर शहर विश्व में भी और भारत के तो सभी बड़े शहर किसी न किसी नदी के किनारे हैं। जैसे दिल्ली यमुना के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है। ऐसे ही हर शहर किसी न किसी नदी के किनारे है। तो जी। क्या हुआ कि अंधाधुंध अर्बनाइज़ेशन हुआ, लोगों की डेंसिटी बढ़ गई, तो उसके बाद हमने अपने शहर के नाले पानी में डालने शुरू किए। वो अब यमुना जैसे दिल्ली का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो यमुना का पानी पॉल्यूट तो हमने दिल्ली में कर दिया, लेकिन ये आगे इलाहाबाद तक जाता है, तो जहाँ भी यूज़ कोई करेगा, तो मेरे पॉल्यूशन को तो यूज़ करेगा ही करेगा। तो इसको लेकर सजग हुई सरकार और फिर सरकार ने 1986 में एक्ट बनाया और धीरे-धीरे इवॉल्व होते हुए कई सारी एजेंसीज़ बनी, इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो अब ये विकराल हो गई है समस्या, ये दिन-रात जैसा कि आपने अभी कहा कि ये दिवाली के समय ज़्यादा विकराल हो जाती है और दिवाली खुशी कम और चिंता का विषय ज़्यादा हो जाता है दिल्ली जैसे शहरों में। कि अब कल क्या होगा या दिवाली की रात को क्या होगा? अब ये एक ऐसा विषय है जिसको गंभीरता से सरकार को भी लेना होगा, सबको समझना होगा। कोर्ट के ऑर्डर हैं पटाखों पे बैन पे, लेकिन एक धार्मिक और एक सामाजिक परंपरा को ऐसे कोर्ट के ऑर्डर से आपको ख़त्म ऐसे नहीं कर पाएँगे, ये दिख रहा है। और इसके साथ-साथ जो जिस कम्युनिटी के अगेंस्ट ऑर्डर होता है, वो दूसरी कम्युनिटी को ब्लेम करती है कि पानी पर रोक लगा रहे हैं या पशु वध पर रोक लगा रहे हैं या बहुत सारे इश्यूज़ आ जाते हैं इससे रिलेटेड, धार्मिक, सामाजिक इश्यू आ जाते हैं। तो जो अब आते हैं मूल विषय पर कि सरकार ने हमारे देश में क्या-क्या
पॉल्यूशन से संबंधित कानून बनाए। तो 2 लेवल पर कानून हैं। एक तो केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जी। और हर राज्य ने अपने-अपने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए। बोर्ड इसलिए बनाए जी। गए कि बोर्ड में ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के मेंबर्स को ला सके एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए और इनके परमिशंस से संबंधित एक्टिविटी के लिए। तो फिर हुआ क्या कि हर राज्य ने बोर्ड बनाए और राज्य ने अपने शासन आदेश से बोर्ड की गतिविधियों को रेगुलेट किया और ये रेगुलेट किया कि जो इंडस्ट्री लगेगी या जो भी एक्टिविटी होगी उसको बोर्ड रेगुलेट करेगा, सर्टिफाई करा के आप ले आइए। तो इस तरह से पूरे देश में ये व्यवस्था बन गई और केंद्रीय स्तर पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रहा जिसका मूल काम पहले रिसर्च करना रहा कि एयर क्वालिटी एम्बियंस क्या होगी, साउंड लेवल शहर में कितना होना चाहिए, गाड़ियों में हॉर्न कैसा लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए, कोई लाउड स्पीकर बजता है तो कितना बजना चाहिए और कई सारी बातें उसमें रेगुलेशन में उन्होंने किया। तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसको बाद में जब जब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स आने लगे, बड़े-बड़े डैम आने लगे, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स आने लगे, तो एक सीमा तय कर दी गई कि 40,000 स्क्वायर मीटर से बड़े का जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होगा, उसकी परमिशन वो देगा या एक 200 करोड़ की एक सीमा तय कर दी गई कि प्रोजेक्ट वैल्यू वो है, तो वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड देगा। फिर उन्होंने अपने हिसाब से और हर राज्य ने भी इको सेंसिटिव ज़ोन्स बनाए। आपको ध्यान होगा मुंबई में भी इसको लेके बड़ा हंगामा हुआ था कि जो मुंबई का इको सेंसिटिव ज़ोन डिक्लेयर्ड है, वहाँ पर जी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी लोग कर रहे थे, तो उसको रोकने की कवायद की गई, रोका गया, डिमोलिश किया गया, तोड़ा गया। तो ये धीरे-धीरे कई क्षेत्रों में हर क्षेत्र में अलग-अलग जैसा जहाँ उसकी भौगोलिक संरचना है, उस तरह के वहाँ कानून बनाए गए। जैसे दिल्ली में बहुत कम लोगों को पता है कि अरावली ज़ोन एक है दिल्ली में। तो अरावली ज़ोन जी। में आप दिल्ली और गुड़गाँव में सटा है और इधर राजस्थान में भी होगा या हरियाणा में होगा। दिल्ली में तो है, अरावली ज़ोन में आप किसी तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, तो अरावली का जो अथॉरिटी है, उससे परमिशन लेना पड़ता है। ये सब रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसमें आप पेड़ नहीं जी। काट सकते, उसमें आप ये नहीं चला सकते। तो धीरे-धीरे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने धीरे-धीरे मानदंड फिक्स करना शुरू किया कि आप अगर कोई फैक्ट्री चला रहे हैं या आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं, यहाँ तक कि आप कोई होटल चला रहे हैं, कोई हॉस्पिटल चला रहे हैं, तो आप अपना वेस्ट इस तरह से नहीं फेंकेंगे, आप जनरेटर इतने पावर का नहीं लगाएँगे, आप पावर कंज़म्पशन इस तरह का नहीं करेंगे। आप ग्राउंड वाटर को इस तरह से नहीं निकालेंगे, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन शुरू हो गया। अब पूरे भारत का अगर ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो गया तो दूसरे क्षेत्र में जहाँ भी वो वाटर टेबल है, वहाँ भी वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो इसको जी। रेगुलेट करने की बड़ी जटिल समस्या है और अभी हम इसको देख भी रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब दिल्ली के जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेके जो पिटीशन लगती है, तो वहाँ पर राजनीति शुरू हो जाती है कि पंजाब की पराली से धुआँ आ रहा है, उत्तर प्रदेश की पराली से आ रहा है या दिल्ली में जो चौकीदार लकड़ियाँ जलाते हैं उससे हो रहा है। बहुत सारी बातें होती हैं, हर सरकार अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकती है और जी। एक दूसरे पर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। वो इन चीज़ों को देखता है, इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करता है और अगर आप नहीं मानते हैं, तो उनके पास अब बहुत शक्तियाँ हैं अभी। बहुत सारी जी। शक्तियाँ हैं जिसके अंतर्गत वो आपको आपकी फैक्ट्री को, आपके एस्टेब्लिशमेंट को सील कर सकते हैं, रोक सकते हैं और आपकी पानी बिजली काट सकते हैं, आपकी लीज़ कैंसल करवा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो भट्टियाँ थी, जो भट्टे थे, वो हट जी। गए दिल्ली से, चले गए। फिर क्रशिंग स्टोन्स के चले गए, फिर ग्रीन एरिया डिफाइन किया गया। तो ये सब सरकार ने सख्ताई से लागू करना शुरू कर दिया और इसमें कोर्ट्स का भी योगदान रहा बहुत ज़बरदस्त। सुप्रीम कोर्ट की में चलते थे ये पिटीशंस, हाई कोर्ट में गए। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को लगा कि एक इसकी एक ग्रीन बेंच अलग से होनी चाहिए। पहले ये बात चली, उसके बाद उन्होंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना दिया। हुँ, हुँ, हुँ। जो कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जज तो होते ही हैं, उसके साथ-साथ टेक्निकल मेंबर होते हैं जो पॉल्यूशन
कि सब्जेक्ट को समझते हैं, जी वो उस फील्ड के लोग होते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड के लोग होते हैं, तो वो बोर्ड के मेंबर होते हैं। चेयरपर्सन उसके कोई सुप्रीम कोर्ट के जज, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या जज या कोई भी होते हैं। और वहाँ पर सुनवाई होती है जो वाटर के पॉल्यूशन से संबंधित कंप्लेंट है या पिटीशन है। जैसे मेरे गाँव में कोई भट्टा चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि इस भट्टे की वजह से लोगों को धुआँ आ रहा है, परेशानी हो रही है, खाँसी की शिकायत बढ़ रही है, या कोई पानी खराब हो रहा है। ऐसा अक्सर हुआ भी है, देखा गया है, बहुत सारे जी क्षेत्रों में जी। हुआ है। तो उसकी शिकायत मैं अब कहाँ करूँ? अगर केस डालना है, गाँव वाले लोग पीड़ित हैं, तो केस डालेंगे तो वो कहाँ जाएगा? एनजीटी में जाएगा। लोग एनजीटी पे लगाते भी हैं, ग्राउंड वाटर को लेके लगता है, नदी को मोड़ा जा रहा है, नदी पे कोई बांध बनाया जा रहा है, उसको लेके लगता है, कहीं पेड़ काटे जा रहे हैं, उसको लेके लगता है केस। ऐसा नहीं है, एनजीटी तो पूरे भारत के लिए है, तो बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं, गोवा के केसेज़ यहाँ आते हैं, केरल के केसेज़ यहाँ आते हैं, बंगाल के केसेज़ आते हैं, कश्मीर, जम्मू कश्मीर के केसेज़ आते हैं। फिर बाद में एनजीटी की और बेंच, सर्किट बेंच बना दी गई दूसरे राज्यों में, वहाँ वो जाकर सुनवाई भी करते हैं। तो ये एक बहुत ही मजबूत ढांचा बनाया गया, लेकिन अब चक्कर ये है कि अ, विकास करें या इस पे ध्यान दें, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएँ, और ये ग्लोबल समस्या बन गई। तो दूसरी दूसरी कंट्रीज़ हमको कहती है कि आप अपने यहाँ जो फॉसिल फ्यूल है, कार कोयला कार्बन जलाना एमिशंस बंद कम। कीजिए। जी हाँ, पेट्रोल जलाना बंद कीजिए, कोयला जलाना बंद कीजिए, सोलर लाइए। पहले सीएनजी लाई गई, फिर सोलर लाई गई, वेहिकुलर ट्रैफिक का ये कीजिए, वो कीजिए, 50 चीज़ें, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। कॉमन मैन को या साधारण जनता को तो ये दिखाई देता है कि दिवाली में पटाखे चले और धुआँ बढ़ गया। लेकिन धुआँ जी तो पहले ही इस लेवल पर था कि ज़रा-सा 1% भी ऐड हुआ तो पूरा धुआँ-धुआँ हो जाता है। तो जी उसको जो जो पैरामीटर फिक्स है इस देश के लिए, इस क्षेत्र के लिए, उस पैरामीटर से ऊपर क्यों जाने दिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। और उसको रेगुलेट करने के लिए अब एक एक नई तरह की पॉल्यूशन आप देखिए तो मोटा-मोटी हम देखते हैं कि एयर और वाटर पॉल्यूशन भी देखते हैं, जी कि लगता है कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है। वाटर पॉल्यूशन में नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं और ग्राउंड वाटर आ गया। जी। अब एक नया पॉल्यूशन आ रहा है जो साउंड पॉल्यूशन। आप कहीं पर भी ज़ोर से लाउड स्पीकर चलाते हैं या बैंक्वेट हॉल्स में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको और लेके डीजे। गाइडलाइन दे दी। हाँ, जी डीजे चलते हैं, और जो उसके आस-पास लोग रहते हैं, मान लीजिए बूढ़े-बुजुर्ग हैं या अनिद्रा के रोगी हैं या कोई भी है, तो उनकी नींद डिस्टर्ब होती है, तो उसको लेके गाइडलाइन बहुत पहले इश्यू कर दिया गया कि 10 बजे के बाद ये इतने डेसिबल से ऊपर का नहीं बजेगा। और इस तरह से पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पावर दे दी गई कि वो जाकर उसको बंद करा देंगे। अगर वो नहीं मानते हैं, उसके बाद भी करते हैं, तो उसको सीज़ करेंगे। उस पे लाख-लाख रुपए की पेनल्टी लगाएँगे। तो ये सब रेगुलेशन बनाए गए हैं। कानून ये विकसित हो रहा है धीरे-धीरे, लेकिन इसके एनफोर्समेंट में कहीं न कहीं सामाजिक बातें आ जाती हैं। कोई शादी का कार्यक्रम चल रहा है, कोई भजन चल रहा है, कोई मान लीजिए नमाज़ चल रही है, तो उनको आप जाकर ऐसे सीधा नहीं कह सकते कि आप ये यहाँ से लाउड स्पीकर हटाइए। रोक दो आप। आप नहीं कह जी। सकते हैं, हाँ। तो वो एक सामंजस्य बना के चलना पड़ता है। तो इस ये तो कॉम्प्लेक्स समस्या जी है। तो मतलब जो ये कारण जो हम लोग बार बार अपने अंग प्रदेश को, अंग महाजनपद को कहते हैं कि बहुत बढ़िया है। आप देखिए दिल्ली में रहने के, राजधानी में रहने के सुविधाएं तो हैं, लेकिन उनका खामियाजा भी बहुत भुगतना पड़ता है। प्रदूषण की समस्या देखिए, इसके कारण हुँ, अभी के समय इतनी शारीरिक रोग उत्पन्न होते हैं जिसको लेके हॉस्पिटलों में श्वास संबंधी पेशेंट्स की कगार लग जाती है। लाइनों की लोग हाँ, काफी संख्या में लाइन लगते हैं। तो उस हिसाब से तो मतलब हम जो कहते हैं हमेशा कि अंग महाजनपद अपना बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरह से बढ़िया है, लेकिन एक वहां भी विषय जिस वहाँ तरह पर से रह गया विकास है। हो रहा है। जी। हाँ, अंग तो अंग क्षेत्र में गंगा जाती है, और गंगा जी को हम ऊपर अपर स्ट्रीम में ही पॉल्यूट कर देते हैं। गंगा को हम पहले ही कानपुर की टैनरीज़ पॉल्यूट कर देती हैं, इलाहाबाद तक जाते-जाते। जब अंग प्रदेश में गंगा घुसती है तो एकदम पॉल्यूटेड हो जाती है,
और अब तो जी सूखने लगी है। गर्मियों में देखिए तो पानी कम हो रहा है, बांध जी बनाने से डाइवर्ट हो जाता है। तो ये चिंता का विषय है। प्रदेश के जी लोगों को ये सब विषय उठाना चाहिए कि यहाँ पर गंगा अनइंटरप्टेड फ्लो हो, चलता रहे, पॉल्यूशन नहीं हो, पानी जैसा है उसकी क्वालिटी अच्छी आए। साथ-साथ जो इस क्षेत्र में मैं देखता हूँ कि हम्म यहाँ पर खादों के बहुत बहुतायत के प्रयोग से गाँव ग्रामीण क्षेत्र में भी हम्म। वाटर जो वाटर टेबल है हमारा वो पॉल्यूट हो गया है। तो जो जी पानी बोरिंग करके निकालते हैं, जो हैंड पंप से निकालते हैं, वो सब पॉल्यूट हो गया है। तो इस सब जी पर भी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि कानून में अभी भी ग्राम पंचायतों को ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। हल्के-फुल्के प्रावधान दिए गए हैं, लेकिन उनको कोई स्ट्रिक्ट प्रावधान नहीं दिया गया है कि वो बंद करा सके किसी इंडस्ट्री को मतलब और खुद या के वो। लेवल पे कोई इस तरह का डिसीजन ले सके और ऑर्डर पास कर सके और उसको जो है मतलब उसको हर कोई हाँ, माने। जी। हाँ, देखिए तो सोचने की बात है, मान लीजिए कोई एक पंचायत है, वहाँ से एक नाला गुज़र रहा है और आगे जी जाकर वो किसी नदी में मिलता है, तो वहाँ पंचायत के बगल में कोई इंडस्ट्री आकर लग जाती है और पंचायत चाहती है कि नहीं लगे। ऐसे केसेज़ एनजीटी में आए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो जी 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 पंचायत विरोध करती है कि यहाँ नहीं लगना चाहिए। पंचायत को वो अधिकार हम्म तो है, लेकिन पंचायत को ये अधिकार नहीं है कि उसकी लीज़ कैंसल कर दे, उसको सील करवा दे, उसकी बिजली कटवा दे, उसकी पानी कटवा दे। बहुत सारे झगड़े ऐसे होते हैं, बहुत सारे पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जाकर ग्रामीण क्षेत्र में लग जाती हैं और वहाँ ज़ोर-ज़बरदस्ती से, चुपके से या गलत तरीके से चलाते हैं। तो उस सब की शक्ति, क्योंकि अल्टीमेट हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र बड़ा क्षेत्र है और मुख्य भारत एक ग्रामीण देश है, ग्रामीण प्रधान देश है, तो वहाँ पंचायतों को ये पावर मिलनी चाहिए कि वो पॉल्यूशन को भी रेगुलेट करें। लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित छोटी-छोटी प्रोविजंस तो दिए गए हैं, डेवलपमेंट के प्रोविज़न दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ पॉल्यूशन को लेके भी बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा। अब क्यों नहीं सरकार कर रही है, राजनीति है, सामाजिक परिवेश है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस पर ध्यान जाना चाहिए और पंचायतों को भी आगे बढ़कर इसके बारे में उठाना चाहिए सवाल कि हमें भी पावर इससे संबंधित दीजिए। तो ये थी हमारी बातचीत कि दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए जो नियम सरकार की तरफ से और उसकी मॉनिटरिंग कोर्ट के द्वारा की जाती है, तो क्या वो नियम है, क्या वो कानूनी प्रावधान है और उसको उसका उल्लंघन पाए जाने पर आपको क्या सजा हो सकती है, उसके बारे में जानकारी हमें सुप्रीम कोर्ट के वकील उमेश शर्मा जी ने दी। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी चर्चा में शामिल होने के लिए।